इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान, संविधान को समझने वाले और राजनीति को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डी.के. दुबे साहब हमारे साथ हैं और रेखा अग्रवाल जी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला जो बिल्कुल खंभ गाड़ कर जिसे कहते हैं ना, वो मुंबई में टिके हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हैं, सारी खबर को एक एक करके देखना। तो कॉन्फिडेंस तहसीन जी मैं आपके पास आऊंगा। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस लाया, वो नहीं लाया, उन्होंने गवर्नर को एडवाइस दिया, गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट बुला दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है। दुबे साहब, डी.के. दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं। दुबे साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को और अभी जो चल रहा है कानूनी व्यवस्था, आपको क्या संभावना दिख रही है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है तो सदैव से उसका एक अपना फार्मूला है, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल होता है जी। हमने 1994 से लेकर अब तक लगभग 15 से 20 डिसीजंस हैं। उन डिसीजंस में अगर ये मैटर फिट बैठता है तो उसके अनुसार जजमेंट होता है जी। अब अगर कोई नई एनामली आती है तो उसमें एक कदम आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई केस को रेफरेंस हाँ, मुंबई 1994 में सबसे पहले मुंबई केस में ये फ्लोर टेस्ट का फॉर्मूला आया जी। उसके बाद आपको याद होगा इमीडिएट ऑर्डर कर दिया गया था कल्याण सिंह के मामले में जी, कि भाई कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल वाले मामले में कहा था फ्लोर टेस्ट करवा कर आइए और फ्लोर पर जाइए। 2005 में झारखंड का जजमेंट आया। अभी नवाब तुर्की की जब सरकार वहां अरुणाचल में बनी तब केस अरुणाचल में तब केस आया। फिर जो रिसेंट 2 जजमेंट हैं वो एक येदुरप्पा का जजमेंट है जो कर्नाटका का था, जहां प्रोटेम स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया था और बोला सीनियर मोस्ट से करवाइए जाके। और दूसरा जो अभी आपने रेफरेंस दिया शिवराज सिंह जी वाला जजमेंट है, जिसमें इसी तरह की एनामली थी और इसी तरह की एनामली में स्पीकर वहां ये एंटी डिफेक्शन का कानून पर उनको डिसीजन लेना था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आपको फ्लोर पर जाकर डिसाइड करना होगा और विधायक क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं या आप मत डिसाइड, ये फ्लोर पर जाकर डिसाइड होने दे। तो अभी तक के जो जजमेंट हैं उनमें अगर फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर गवर्नर ने पहले कभी किया है जी, तो उस टेस्ट में उसको प्रीपोन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी उसको मना नहीं किया क्योंकि ये एक सेटल्ड फॉर्मूला है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये फ्लोर पर तय होगा। तो अभी तक के जो जजमेंट्स हैं उसमें येदुरप्पा के जजमेंट में तो 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने का ऑर्डर कर दिया था जी। तो लेकिन उस समय तो विधानसभा चल रही थी ना दुबे साहब। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो तहसीन साहब ने सवाल उठाया कि गवर्नर ने जो फडणवीस साहब या लीडर ऑफ अपोजिशन के कहने पर हाउस बुलाया, क्या आप इसे राज्यपाल के विवेक से अलग समझते हैं? नहीं, देखिए, राज्यपाल अगर जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी व्यवस्था है, जब ये कहा गया है जब सरकार की अल्पमतता पर प्रश्न हो, जब उसके बहुमत पर प्रश्न हो, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो सलाह नहीं लेता है जी। बाकी सभी मामलों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेने के लिए वो बाध्य है, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन जब बहुमत की बात आती है तो उस समय वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। आवश्यक नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन उसके साथ हो। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट तरीके से आपने उसमें उत्तर देने दीजिए जी, बहुत स्पष्ट तरीके से बात समझे। तहसीन साहब, आपके पास मैं आता हूं। तहसीन, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे और अब जो फैसला आने वाला है उस पर जी मैं 2 या 3 चीज काउंटर करना चाहता था। सबसे पहले लगातार मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है। जो नाबाम रेबिया जजमेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश का जजमेंट है, वो कहीं पर भी फ्लोर टेस्ट के बारे में नहीं है। पैरा 167 बहुत क्लियर है कि फ्लोर टेस्ट के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी उस जजमेंट को कंफ्यूज किया जाता है फ्लोर टेस्ट के लिए। उस स्पीकर को लेकर जजमेंट है। अब हम आते हैं स्पीकर के प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग बातें बताई गई। एक महाराष्ट्र का प्रोटेम स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, एक कर्नाटक का जो प्रोटेम स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ने किया था और महाराष्ट्र का, वहां पर
स्पीकर नहीं था, सॉरी कर्नाटक का, मैं कर्नाटक का ही गया था, जहां पर कर्नाटक के अंदर प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया था। कर्नाटक के अंदर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं था उस वक्त, स्पीकर के अगेंस्ट ऑलरेडी मोशन निकल चुका था और हाउस सेशन में था। यहां पर हाउस सेशन में एक इंटेंशन बताया गया डेप्यूटी स्पीकर को निकालने के लिए। इंटेंशन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू रिमूव द डेप्यूटी स्पीकर। अगर आपको निकालना है डेप्यूटी स्पीकर को, आपको हाउस के अंदर आना होगा। हाउस उस वक्त सेशन के अंदर नहीं था, आपका पूरा प्रोसेस ही आपने पूरा नहीं किया, तो कर्नाटका डज नॉट अप्लाई। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के अंदर स्पीकर पर आरोप था कि स्पीकर फैसला ले ही नहीं रहे, स्पीकर डीली डायलिंग कर रहे। यहां पर स्पीकर फैसला लेने वाले थे, ये इनका आरोप है, जो वादियों का आरोप है। स्पीकर का हाथ सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। जब आपने स्पीकर का हाथ बांधा है, तो फिर जिन लोगों के खिलाफ आपने हाथ बांधा, उनको वोट करने का अधिकार आप कैसे दोगे? मान लो उन लोगों ने वोट किया, इसके बाद स्पीकर ने डिसीजन लिया कि डिस्क्वालीफाई होते, मान लो, तो फिर क्या एक इलेक्शन के अंदर जो व्यक्ति मर चुका है, क्या इलेक्शन कमीशन उसके वोट को स्वीकार कर सकता अगर वो रोल्स पे नहीं है? दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है, इस पर सारी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर सारी डिबेट हुई है कर रहे कि जो हमें सूट कर रहा है वहां से पिक एंड चेरी करेगी। जी तहसीन, इस पर सारी डिबेट हुई है। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि जिस मुख्यमंत्री ने अपनी सो कॉल्ड आखिरी कैबिनेट में भी आपकी बात नहीं सुनी औरंगाबाद और उस्मानाबाद को लेकर, फिर भी आपने उनके लिए बहुत अच्छी सी दलील दी है। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर। जी, दुबे साहब और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दुबे साहब आपके पास आऊं, रेखा जी से कुछ समझना चाहता हूं। रेखा जी, आप कैसे देख रही हैं? फैसला तो 9 बजे आने वाला है, लेकिन आपको क्या संभावना दिखती है? दुबे साहब, दो बातें समझना चाहता हूं। एक, तहसीन जो बात कर रहे थे कि क्या गवर्नर ने जो फैसला किया, इतनी जल्दी उसमें फैसला किया गया, दूसरा समय को कम दिया गया, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। और जो आज की बैठक, जिसे हम सो कॉल्ड आखिरी बैठक, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, क्या उसमें उनको नाम बदलने का फैसला करना चाहिए था उद्धव ठाकरे साहब को? देखिए, मुझे लगता है कि कैबिनेट अभी तो उनकी पूरी होगी नहीं, या किस प्रकार पूरी थी, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो मोस्टली तो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। ये बात अभी बाद में जिस समय खुलेगा उस समय ये चलेगा जी। लेकिन जहां तक कम समय देने की बात है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में जब भी गवर्नर ने कोई टाइम दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिलीफ अगर कुछ दिया है तो वो प्रीपोन किया है। क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, जितना डिले होता है उतना हॉर्स ट्रेडिंग होता है, उतना ज्यादा एनोमलीज क्रिएट होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सदैव से 1 हफ्ते का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया तो उनको कभी 48 घंटे में कर दिया, 3 दिन का टाइम दिया तो उसको 24 घंटे में कर दिया, और कहा भी 24 घंटे में आप करिए, जाके आपके पास बहुमत है तो क्यों परेशान हो, बहुमत है तो जाइए और वहां पर सिद्ध करिए। इसलिए ये कहना कि समय कम दिया है, ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुमत है तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन सर इसमें एक बात, जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा कि बहुमत के लिए समय नहीं देने की बात है, उसमें दो बात है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सही बात है, आप लगा रहे हैं, और जिस तरह से विधायक बाहर हैं या कुछ भी हैं, इसको हम लोग नहीं करते, वो विधानसभा में चर्चा होगी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन ये काम तो घटनाक्रम 1 हफ्ते से चल रहा था वहां पर, तो राज्यपाल ने उस पर सुओ मोटो क्यों नहीं किया? पहली बात, केवल जब विपक्ष के नेता मिले उसके बाद ये फैसला क्यों किया गया? नहीं, देखिए, राज्यपाल सुओ मोटो कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो बात आती है कि कोई न कोई जो विधानसभा का सदस्य है वो जाकर राज्यपाल को बोले। अब कल बात हो रही थी कि प्रहार पार्टी जा रही है राज्यपाल के पास, और प्रहार पार्टी कहेगी कि साहब अल्पमत में सरकार है, तो कोई इंडिपेंडेंट विधायक भी जा सकता था। ये तो 106 विधायकों का लीडर गया वहां पर जी, तो 106 विधायकों का लीडर तो सीधी सी बात है, उसकी बात में और वजन है। अगर कोई इंडिपेंडेंट भी जाता और कहता कि साहब अल्पमत में सरकार है, तो स्पेशल सेशन यहाँ पर राज्यपाल बुलाने का अधिकार रखता है, और स्पेशल सेशन बुलाकर सिर्फ इतना कहता है कि अपनी मेजोरिटी लेकर आओ, मेजोरिटी सदन में रख दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन मेजोरिटी अगर सदन में नहीं होती तो फिर सरकार गिरानी पड़ेगी उनको। इसलिए यहाँ पर ये कहना कि वो ही क्यों गए जी, कि फडणवीस जी गए तभी ऐसा हुआ, मुझे नहीं लगता कि फडणवीस जी के जाने से कोई स्पेशल प्रभाव पड़ा होगा। वो तो वैसे भी जाया जा सकता था, कोई भी जाता और कहता। यहाँ तक कि राज्यपाल कभी कभी सुओ मोटो भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल अभी बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब वो लौटकर राजभवन आए तो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल गतिविधियां, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, राज्यपाल भी अकेले डिसीजन नहीं लेता, राज्यपाल अपने मातहत ऑफिसर से चर्चा करके डिसीजन लेता है। तो जब राज्यपाल, लेकिन फैसला तो राज्यपाल का माना जाएगा, वो तो लीगल एडवाइस तो कोई वो नहीं हो सकता, उसका एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर। आप नहीं सर, आप
देखिए जो संविधान में व्यवस्था है, ऑफिशियल सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको भी ऑफिशियल सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर कहा गया है। तो ऑफिशियल सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर किसी से चर्चा करता है और पूरी स्थिति को जानने की कोशिश करता है, संवैधानिक मामलों को जानने की कोशिश करता है कि आखिर हमें क्या लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि एक बड़े प्रदेश का मामला है और पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसकी जो लीगल एनोमली क्रिएट होती है वो प्रेसिडेंट बनता है। इसलिए जनरली राज्यपाल अपने ऑफिशियल सबॉर्डिनेट से बात करके ऐसा करता है। जी रेखा जी,